देखिए, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। 7 मई को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत मंत्री पद की शपथ लेंगे। निशांत कुमार को मंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निभाई है। ललन सिंह के ही मनाने पर राजनीति में आने को तैयार हुए थे निशांत। निशांत कुमार 45 साल के निशांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे हैं। अपने नाम की तरह बेहद ही शांत निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली। जेडीयू के नेता निशांत को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी मानते हैं। सम्राट सरकार के गठन के समय माना जा रहा था कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब वो सम्राट सरकार का हिस्सा बनने को तैयार हो गए हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। 7 मई को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर 7 सर्कुलर रोड पर जेडीयू के 2 बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। निशांत को जेडीयू नेताओं ने मना लिया है। ललन सिंह के ही मनाने पर राजनीति में आने को निशांत तैयार हुए थे। एक बार फिर निशांत कुमार को मंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ही निभाई। काफी खुशी होगी। सब लोग चाहता था, जो हर लोग को, हर पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक साथी चाहता है कि निशांत जी सरकार में आए। फिलहाल निशांत कुमार सद्भाव यात्रा के जरिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। निशांत कुमार के मंत्री बनने के लिए तैयार हो जाने से जेडीयू में खुशी की लहर है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मंत्रिमंडल विस्तार को स्वाभाविक प्रक्रिया बताया है। देवेश चंद्र ने कहा कि समारोह में वो खुद शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने निशांत कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात को खारिज कर दिया। हालांकि ये भी कहा कि अगर निशांत कुमार मंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे अधिक खुशी होगी। कल मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये तो बात सही खबर है। हम लोग जा भी रहे हैं उसमें मतलब देखने के लिए कि वहाँ क्या सब हो रहा है, कौन लोग आ रहे हैं। और बड़ा फंक्शन है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, सुने अमित शाह जी भी आ रहे हैं और विस्तार हो रहा है तो अच्छी बात है। जहाँ निशांत जी की बात आप बोल रहे हैं कि ऐसा हम लोगों ने अभी तक सुना नहीं, ऐसा हम लोगों ने अभी तक सुना। लोग अटकलें लगाते होंगे, हो सकता है लोग अंदाजा करते होंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हम लोगों ने बात सुनी नहीं। अगर आना चाहिए सर, हो जाए तो हम लोग को तो खुशी होगी। नीतीश जी के परिवार के हैं, हम लोगों को तो खुशी हो। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर सबसे बड़े सियासी आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की उपस्थिति मुख्य आकर्षण होगी। सम्राट कैबिनेट के नए विस्तार में कौन कौन मेहमान शामिल हो रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। स्क्वाड की टीमें तैनात रहेंगी।
पूरे परिसर की सीसीटीवी से कड़ी निगरानी की जाएगी। सम्राट की नई टीम पर सभी की नजर है और सभी को इंतजार है गुरुवार दोपहर 12 बजे का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कल के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बताया है और उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। इसका प्रदर्शन भी कल दिखेगा जब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंगल पांडे से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। हमारे साथ पूर्व मंत्री मंगल पांडे हैं, हम सीधी बातचीत करेंगे। शपथ को लेकर क्या खास तैयारी है बिहार? कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना पधार रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी शपथ ग्रहण में रहने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी रहने वाले हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी सहित और अन्य वरिष्ठ नेतागण रहने वाले हैं। विनोद तावड़े जी हैं। तो सभी जो प्रमुख हमारे केंद्रीय नेतृत्व है वो कल पटना में रहेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी उस शपथ ग्रहण समारोह में रहने वाले हैं। एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण भी, सभी पार्टियों के अध्यक्ष इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और निश्चित रूप से यह एक अवसर है जब आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और कल ऐसे अवसर पे इतने गणमान्य लोगों का एक साथ उपस्थित रहना हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की खुशी। जनता ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा वो और उनका मंत्रिपरिषद नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करेगा सेवा। लेकिन ममता बनर्जी जी को तो पद छोड़ना ही पड़ेगा, जनता जिसे नकार चुकी है। इस लोग तो हमारे साथ मंगल पांडे थे और बिहार में जिस प्रकार से शपथ को लेकर तैयारी चल रही है इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है और खुशी भी जाहिर की है। वहीं साफ कहा है जिसके पक्ष में जनमत होता है उसकी जीत होती है और हर हाल में संवैधानिक जो प्रावधान है उसे पूरा किया जाएगा और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। देखिए, बिहार में सम्राट कैबिनेट में कुल 20 एजेंडे पर मुहर लगी है। कैबिनेट की जो बैठक हुई और इस बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। शहरों के विकास के लिए बड़ा फैसला बैठक में लिया गया है जिसमें $500 मिलियन लोन को लेकर के बात हुई है। पटना एयरपोर्ट विस्तार को और बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब अभी जो पटना का एयरपोर्ट है उसे और विस्तारित किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन लोन पर नई योजना है जिसमें पटना एयरपोर्ट का विस्तार शामिल है। बियाडा की 1.85 एकड़ जमीन जिसमें एएआई को मुफ्त ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही सीतामढ़ी को लेकर के जानकारी है कि सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो बदला जाएगा जिसमें अब माता सीता मेडिकल कॉलेज इसका नाम होगा। बिल्डिंग निर्माण नियमों में बदलाव को मंजूरी मिल गई है, यानी कि सीतामढ़ी में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम अब माता सीता मेडिकल कॉलेज होगा। और इसके साथ ही हमने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन जो है लोन की भी बात कही जा रही है। शहरी विकास, जल संसाधन और परिवहन से जुड़े कई फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। तो कुल 20 एजेंडे पर मोहर लगी है। सम्राट कैबिनेट की ये बैठक जिसमें कुल 20 एजेंडे पर मोहर लगी है जिसमें बिल्डिंग निर्माण नियमों में बदलाव, शहरी विकास, जल संसाधन को लेकर फैसले लिए गए हैं। रजनीश, आज ये बड़ी बैठक सम्राट कैबिनेट की हुई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फैसला और बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर क्या? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कैबिनेट की बैठक हुई है और 20 एजेंडे पर मुहर लगी है। कई विभाग हैं जिसमें वित्त विभाग है, परिवहन है, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा जो है कहा जाए तो विधि विभाग है। ये तमाम विभाग के महत्वपूर्ण फैसले हैं जिस पर मुहर लगी है। बता दें आपको कि सबसे जरूरी जो है 7वें राज्य वित्त आयोग के जो अवधि है उसमें विस्तार किया गया है। दूसरा ये है स्वास्थ्य विभाग का कि सीतामढ़ी जिले में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम चेंज किया जाएगा, यानी अब नाम परिवर्तित करके मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल सीतामढ़ी करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जो है विधि विभाग में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियम जो है 2016 के तहत
जो निष्पादन के लिए दरभंगा न्याय मंडल है अंतर्गत बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय मधुबनी, इन जगहों पर एक एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए और राजपत्रित कोटि के कुल 18 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं वित्त विभाग में अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो फैसला है, बिहार सरकार के सरकारी सेवक हों या सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं, उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया है कि उनके वेतन पेंशन के विरुद्ध अग्रिम वेतन पेंशन और ऋण की सुविधा के लिए उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण फैसले हैं, राजस्व विभाग के भी हैं, इसके अलावा विधि विभाग के हैं, पथ निर्माण की तरफ से भी जो है कई जगह पर निर्माण कार्य जो है उसको पूरा किया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं, खासकर उसके जो सदस्य हैं या पदाधिकारी या कर्मचारी, उनके लिए एआई ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई गई है। यानी अब जो है अलग अलग संस्थानों का चयन किया गया है, जिसके तहत अब इनको जो है एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसको लेकर जो है एप्लीकेशन भी दिया जाएगा, जिसमें सीआईएमपी है, बाकी अलग अलग संस्थान है। तो कुल मिलाकर 20 एजेंडे पर मुहर लगी है और सभी एजेंडे कहा जाए तो महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। आज 2 डिप्टी सीएम और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट में थे और कैबिनेट सचिव में भी कहा कि काफी महत्वपूर्ण ये एजेंडा है। बाकी कल से कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो कैबिनेट की बैठक का स्वरूप भी बदलेगा और बाकी जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं वो अगली कैबिनेट की बैठक में भी आपको देखने को मिलेगी। बात कही जा रही है, मतलब ऑलरेडी अभी ये वो एक नया टर्मिनल जो हमने देखा है बनकर तैयार हुआ है, जो सुचारू रूप से चल रहा है, क्या और भी आगे इसका विस्तार होना है? कुछ और टर्मिनल वहां देखने को मिलेंगे? और ये वर्ल्ड बैंक से लोन की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, एयरपोर्ट से सटा जो बियाडा की कुल जमीन है 1.85 एकड़ भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण है उसको निःशुल्क जो है हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है और ये भी जो है स्वीकृति दी गई है। कुल मिलाकर ये कहा जाए महत्वपूर्ण फैसले हैं और खासकर नगर पालिका और आम उपनिर्वाचन में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए सुगमता पूर्वक मतदान के लिए ई वोटिंग की व्यवस्था पहले से है और इसको लेकर 31.4588 लाख रुपए के व्यय पर सीडेट हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उससे पहले आज कैबिनेट की बैठक जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सिवान से मिल रही है, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की सिवान से बताते हैं, जहां देखिए बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में करीब 30 लाख की ज्वेलरी की लूट की। लूट के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल भी हो गया। घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के जमापुर बाजार की है। बदमाशों ने दुकानदार को बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया। बाइक सवार 6 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं वारदात के बाद भाग रहे एक अपराधी की लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया, जबकि 5 अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। लोगों ने अपराधी की एक बाइक को भी आग लगा दी है। मौके से 4 खोखे बरामद हुए हैं। अब हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज है जो अभी सामने आया है और इस फुटेज को आप देख करके अंदाजा लगाइए किस तरीके से बेखौफ अंदाज में जो अपराधी हैं वो ज्वेलरी दुकान के अंदर जाते हैं, लूटपाट करते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आप देखिए बाइक जो है पहले से खड़ी है और इस अपराधी के हाथ में आपको पिस्टल दिख रहा होगा। ये पिस्टल से फायरिंग करता है। ये नकाबपोश 2 अपराधी जो अंदर से आते हैं, ये दूसरी बाइक पर बैठकर यहाँ से सीधे फरार हो जाते हैं। और अब देखिए ये तीसरा, ये जो अपराधी इधर से आ रहा है, इसे भागने की वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसमें जो ग्रामीण है वो एक अपराधी को पकड़ लेते हैं और जमकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने पिंकू सोनी की साईं बर्तन और ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया था। बाजार में 4-5 संख्या के अपराधी आए और दुकान में लूटपाट किए। पूरा टोटल सामान, सोने चांदी सामान लेकर चले गए। सारा सामान लेकर, टोटल सामान लेकर चले गए। हवाई फायरिंग भी की? हवाई फायरिंग 10-12 फायरिंग किए हैं। पूरी तरह से पूरी दहशत फैला जी। हैं। तो दुकानदार भी घायल हो गया है। पकड़ाया है क्या? एक क्रिमिनल पकड़ाया है। उसको थाना पर द्वारा पकड़ा गया जी। स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग पकड़े हैं, बाजार के लोग पकड़े हैं। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके से लूटपाट की जाती है। अब सवाल है जो न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है, दिन दहाड़े ये वारदात आखिर कैसे हो गई?
सवाल ये भी, क्या बाजार में पुलिस गश्ती नहीं थी? पुलिस की टीम आखिर उस वक्त क्या कर रही थी? सवाल ये भी उठ रहा है कि बेखौफ होकर बदमाश कैसे भाग गए? आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से वो फायरिंग करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि रास्ते में कहीं भी कोई चेकिंग नहीं होती है। ये सभी अपराधी बिल्कुल बेखौफ होकर आते हैं और लूटपाट कर लेते हैं। इतनी आसानी से हथियार इन अपराधियों को कैसे मिल जाता है? बार बार वारदात से पुलिस आखिर सीख क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, हमेशा इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं और खास तौर पर इन दिनों में अगर आप देखें बीते कुछ दिनों में तो लूटपाट की वारदात काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और ये सवाल न्यूज़ 18 इसलिए पूछ रहा है क्योंकि दिन दहाड़े अपराधी बेखौफ तरीके से लूटपाट कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक अपराधी को तो ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, अब तक किसी और की पहचान हो पाई? जी देखिए, इस तरह से दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और हथियार लगाते कई राउंड फायरिंग लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो सीवान पुलिस से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। घटना सामने आने के बाद आप तस्वीर में साफ देखा जा सकता है किस तरह 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधी आते हैं, दुकान में घुसते हैं, लूट की घटना को अंजाम देकर हथियार लहराते फायरिंग करते फरार हो जाते हैं। तो घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोग दहशत में कुछ साहस का परिचय देते हुए अपराधियों का पीछा किया, तो एक अपराधियों को धर दबोचा और पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। अन्य अपराधियों के लिए जो सीवान पुलिस है छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से तारे इस तरह घटना को अंजाम दिया गया है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन घटना सामने आने के बाद सीवान के पुरान इनके द्वारा टीम लगातार छापेमारी कर रही है, फुटेज के आधार पर चिन्हित की जा रही है, तो वहीं एक अपराधियों का इलाज सीवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। जी ठीक है मृत्युंजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बेगूसराय में जिला प्रशासन और विद्यालय की लापरवाही के कारण दर्दनाक घटना घटी है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के राजकीय कृत मध्य विद्यालय में एक छात्र को जान गंवानी पड़ी। 8वीं कक्षा के छात्र के सिर पर क्लासरूम के अंदर रखी लोहे की भारी सरिया का बंडल गिर गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। बेगूसराय, जहां शिक्षा की उम्मीद मौत बनकर सामने आई है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहानपुर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। कक्षा 8 में पढ़ने वाला मासूम छात्र मुन्ना कुमार स्कूल आया था पढ़ने, सपने संजोने, लेकिन क्लासरूम में रखे भारी लोहे के सरिये का बंडल जिसका वजन लगभग 3 क्विंटल था उसके सिर पर गिर पड़ा। उससे दबकर मौके पर ही उसकी जान चली गई। स्कूल में निर्माण सामग्री को क्लासरूम के अंदर अनसेफ तरीके से रखा गया था, जिस लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीण स्कूल पहुंचे। उन्होंने प्रधानाध्यापक अमित कुमार और शिक्षकों को बंधक बना लिया। स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की, सड़क जाम कर दिया। लोगों की मांग साफ है, शिक्षकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये हादसा नहीं, लापरवाही की वजह से हत्या है। ग्रिल क्लास में रखा हुआ, जबकि उसको कहीं और सुरक्षित रखना चाहिए जहां पर बच्चे नहीं पहुंच सकते। बच्चे के पहुंच में वो ग्रिल रखा हुआ। ये एचएम की सोच है कि जहां पर बच्चा है वहां पर ग्रिल रखा जाता है। बच्चा के माथे पर ग्रिल गिर गया और बच्चा बच्चा की मृत्यु हो गई। शिक्षक लोग उस समय कहाँ थे? सारे लोग यहाँ पर थे, स्कूल के प्रांगण में थे। जब ये हंगामा हुआ सारे लोग भाग गए जैसे तैसे। एचएम का केवल और एक शिक्षक यहाँ पर है अभी विद्यालय में, जिसको बंधक बनाए हुए। जी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानाध्यापक अमित कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तुरंत निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ निलंबन काफी है? एक मासूम की जान चली गई है, परिवार का सहारा छिन गया है। ग्रिल
क्लासरूम में रखा हुआ था, उसी के गिरने के कारण उस पे बच्चे पे ही गिर गया और उसके सर पे चोट आई और उस कारण से उसको ले जाकर जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो मृत बताया गया। प्रथम दृष्टया इसमें जो प्रधानाध्यापक हैं या के द्वारा बताया गया, आम लोगों के द्वारा कि और जो यहाँ के बीओ हैं कि उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुई। उसको देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित भी किया गया। कल्पना कीजिए, सुबह स्कूल भेजने वाले माँ बाप वापस मिला बेटा का शव। कितना दर्द होगा उस परिवार को। मुन्ना जैसे हजारों बच्चे सरकारी स्कूलों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब स्कूल खुद मौत का गढ़ बन जाए तो शिक्षा कहाँ बची, विकास कहाँ बचा। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बिहार के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा, रखरखाव और जवाबदेही की बेहद बुरी तस्वीर है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक और कड़ी कार्रवाई। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से कहीं ज्यादा अधिक संपत्ति बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना से लेकर सुपौल तक हड़कंप। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में सख्त रुख जारी। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार पर शिकंजा कस दिया है। ईओयू की टीम ने एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना समेत छपरा और सुपौल में इनके ठिकानों को खंगाला जा रहा है। कार्रवाई पूरी तरह से सुनियोजित और एक साथ की गई। अमरिंदर जी जो रजिस्ट्रार सुपौल में है, इनके विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने कोर्ट के आदेश से, माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग इनके घर की तलाशी लेने के लिए आए हुए थे। पूरे बिहार में 5 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इनके जो व्यवस्थापित जिला है सुपौल, वहाँ भी छापेमारी चल रही है और जो इनका आवास पटना में है, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक अमरेंद्र कुमार ने अपनी वैध आय से करीब 65% से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये संपत्ति करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई, वहां से कई अहम दस्तावेज, निवेश से जुड़े कागजात और कई संपत्तियों के सुराग मिले हैं। टीम अब इन सभी की बारीकी से जांच कर रही है। अमरेंद्र कुमार जो सुपौल में जिला अवर निबंधक के पद पर तैनात हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से संपत्ति जुटाई है। ये छुपाने की कार्रवाई चल रही है और जो जानकारी है उसके मुताबिक जब रेड पूरी हो जाएगी तो विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाएगी। फिलहाल ये रेड जो है वो यहाँ पे चल रहा है। ईओयू ने इस मामले में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई से साफ है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।